हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम सीखने जा रहे हैं मनोविज्ञान का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी का इतिहास जानने से पहले हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के अतीत के बारे में, क्योंकि मनोविज्ञान का अतीत काफ़ी लंबा है जबकि इतिहास काफ़ी छोटा है। और ये डेफिनेशन दी थी एविंगस के द्वारा। मान के चलते हैं, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये अगर मनोविज्ञान का अतीत है तो इसका छोटा सा हिस्सा क्या होगा, ये इतिहास होगा। तो डेफिनेशन दी गई थी एविंगस के द्वारा। तो आइए समझते हैं मनोविज्ञान का अतीत। यानी कि 400 ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था और इस शाखा का नाम था मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया था। तो ये हो गया मनोविज्ञान का अतीत। एक बार दोबारा देख लीजिए। मनोविज्ञान का अतीत 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में जाना जाता था और इस शाखा का नाम था मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया था। तो ये मनोविज्ञान का अतीत हुआ। तो आइए अब देखते हैं मनोविज्ञान के इतिहास को। मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं ईस्वी से प्रारंभ हो जाता है। तो 16वीं ईस्वी में यानी रुडोल्फ गोकेल के द्वारा उनकी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत सर्वप्रथम साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द का क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गोकेल ने किया था अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत। मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना व्यापक है और फिर भी हम इसे केवल एक शाखा के रूप में पढ़ते हैं, तो इसे क्यों ना एक स्वतंत्र विषय बनाया जाए। तो स्वतंत्र विषय, चूंकि अगर स्वतंत्र विषय बनाना है तो उसको डिफाइन भी करना होगा। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसके नाम के अनुसार इसको अपने अपने तरीके से डिफाइन करना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं। तो मनोविज्ञान यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। और साइकी का मतलब क्या होता है? साइकी का मतलब होता है आत्मा का। और लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, या फिर हम इसको कह सकते हैं विज्ञान। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि साइकोलॉजी शब्द की इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो उत्पत्ति के बारे में आपने एक लैंग्वेज सुनी होगी, ग्रीस, या फिर इसको बोल सकते हैं हम यूनानी। ये यूरोप की एक भाषा है, ग्रीस में बोली जाती है। और एक भाषा है लैटिन। इन दोनों के बारे में ज़्यादा मतलब काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे अगर इसका ओरिजिन देखा जाए, इसकी उत्पत्ति देखी जाए, तो साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? वो हुई है ग्रीस से। ठीक है, ग्रीस या यूनानी हम इसको बोल सकते हैं। इसकी उत्पत्ति हुई है यहाँ से, क्योंकि लैटिन भाषा जो है ये रोम के एक प्रांत में बोले जाने वाली भाषा है, लैटिन। ठीक है, लैटिन रोम के एक प्रांत में बोले जाने वाली भाषा है और ये वहाँ की क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव भाषा है। ठीक है, तो इस वजह से तो अगर क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है, जैसे ऑप्शन में अगर ये अलग अलग आते हैं तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप इनमें से किसी को भी सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ही अगर ये ऑप्शन में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद में आपको कौन सा सही करना है? ग्रीस को टिक करना है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? आत्मा का विज्ञान माना जाता था। और इसके जो प्रमुख समर्थक थे वो कौन कौन थे? प्लेटो, अरस्तु और डिकार्टे। ये इनके प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान 16वीं ईस्वी में माना जाता था मनोविज्ञान को, लेकिन ये डेफिनेशन आगे चल के क्या हुई?
ये अमान्य हुई। और अमान्य क्यों हुई? क्योंकि आत्मा इसमें जो शब्द यूज हुआ है, तो मनोविज्ञान इसको क्लियर तरीके से डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि आत्मा का क्या स्वरूप होता है, आत्मा कैसी दिखती है, क्या रंग रूप होता है, इसको क्लियर तरीके से मनोवैज्ञानिक बताने में क्या रहे, असफल रहे। इस वजह से 16वीं शताब्दी के अंत तक ये डेफिनेशन क्या हो गई, अमान्य हो गई। जब ये डेफिनेशन अमान्य हो गई तो उसके बाद में कौन सी डेफिनेशन आई? 17वीं ईस्वी में एक डेफिनेशन निकल के आई, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यानी 17वीं ईस्वी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता था। और इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? इटली के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी। इटली के प्रमुख मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई। और ये डेफिनेशन भी आगे चल के क्या हुई, ये अमान्य हुई। ठीक है, क्यों अमान्य हुई? क्योंकि इसके बारे में भी मनोवैज्ञानिक स्पष्ट तरीके से कोई भी व्याख्या नहीं दे पाए। तो ये डेफिनेशन कब तक चली? 17वीं और 18वीं ईस्वी तक। 17वीं 18वीं ईस्वी तक ये डेफिनेशन चली। ठीक है, उसके बाद में ये भी क्या हो गई, अमान्य हो गई। जब ये अमान्य हो गई तो 19वीं सदी में क्या आया? 19वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा? चेतना का विज्ञान माना जाने लगा। ठीक है, और चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? ये थे विलियम वॉटसन, सॉरी विलियम बुंट, विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, वाइव्स और जेम्स सली। दिख रहा है? जेम्स सली। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा? चेतना का विज्ञान माना जाने लगा। और इसके प्रमुख जो वैज्ञानिक थे वो थे विलियम बुंट, विलियम जेम्स, वाइव्स और जेम्स सली। ठीक है, और चूंकि ये डेफिनेशन भी क्या हुई, अमान्य हुई। अब अमान्य क्यों हुई? क्योंकि केवल चेतन ही अवस्था नहीं होती है, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन अवस्थाएं होती हैं। शायद आपने पढ़ा होगा, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। और ये तीनों अवस्थाएं सिगमंड फ्राइड ने बताई हैं, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं, और आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। क्योंकि चेतन मन क्या होता है, अभी ये थोड़ा सा देख लीजिए एक इंट्रो टाइप में, कि चेतन क्या है, 1/10 भाग होता है। अचेतन कितना होता है? ये 9/10 भाग होता है। और ये क्या होता है, इन दोनों के बीच की जो अवस्थाएं होती है वो क्या होती है? अर्धचेतन होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी क्या हुई आगे चल के, ये अमान्य हो गई। और जब ये अमान्य हो गई, अच्छा, एक वैज्ञानिक और थे विलियम मैकडूगल, उनकी एक पुस्तक थी आउटलाइन साइकोलॉजी। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? आउटलाइन साइकोलॉजी, यहां पर लिख लीजिए, आउटलाइन साइकोलॉजी में इन्होंने इस चेतना शब्द की क्या की है, कड़ी निंदा की है। ठीक है, कड़ी निंदा की है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस वजह से मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की है, तो वो मैकडूगल ने की है। और किसमें की है? उनकी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी के अंतर्गत की है। ठीक है, ये इतनी चर्चा रही। अच्छा, इसके बाद में ये डेफिनेशन भी आगे चल के क्या हो गई, अमान्य हो गई। ठीक है, अमान्य क्यों हो गई? क्योंकि चेतनीय अवस्था नहीं होती है, 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे चल के क्या हुआ, विलियम बुंट के द्वारा 1869 में, ठीक है, नोट सॉरी 1879 में 1879 में क्या हुआ, जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, कहां पे?
जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1879 में की गई थी। कहां पर की गई थी? जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। ठीक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में 1879 से ही ये मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर के एक स्वतंत्र विषय बनकर के सामने आया। कब से आया? 1879 से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग हुआ और अलग होने के बाद में एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में 20वीं शताब्दी में, कब? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा। और ये मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? वॉटसन। 20वीं सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा और ये मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? वॉटसन थे। और वॉटसन को ही व्यवहारवादी बोला जाता है, यानी व्यवहारवादी संप्रदाय के क्या है? जनक माने जाते हैं ये। ठीक है, अच्छा, व्यवहारवादी जो भी व्यवहारवादी होते हैं वो वंशानुक्रम में कम और वातावरण में अधिक विश्वास रखते हैं। इसीलिए वॉटसन ने कहा था, अपनी एक डेफिनेशन में इन्होंने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूं। ठीक है, ये उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन में कहा था। अच्छा, वॉटसन के अलावा और कौन कौन से अन्य वैज्ञानिक थे जो व्यवहार का विज्ञान इसको मानते थे? वो थे वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक। ठीक है, यानी व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो थे वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक। ठीक है, अच्छा, वुडवर्थ ने तो अपनी एक डेफिनेशन में अब इसका पूरा जो अतीत है और इसका इतिहास है वो अपनी एक डेफिनेशन में उन्होंने उसकी चर्चा कर दी है। ठीक है, पूरी व्याख्या उसमें कर दी है। जैसे उनकी एक फेमस डेफिनेशन है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, उसके बाद उसने मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया और अब वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के स्वरूप को स्वीकारता है। ये उनकी एक फेमस डेफिनेशन है। ठीक है, स्किनर को क्या माना जाता है? इनको माना जाता है मौलिक व्यवहारवादी। और मौलिक का मतलब क्या होता है? नवीन व उपयोगी। मौलिक का मतलब क्या होता है? मौलिक का मतलब होता है नवीन व उपयोगी। क्योंकि स्किनर के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अनुदेशन जैसी शिक्षण मशीन का प्रयोग कर इन्होंने शिक्षा में नवीन व उपयोगी योगदान दिया था। ठीक है, इस वजह से इनको क्या माना जाता है? मौलिक व्यवहारवादी माना जाता है। और थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। और विलियम मैकडूगल, इन्होंने मूल प्रवृत्ति बताई थी। ठीक है, आपको पता होगा कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। यह है रॉबर्ट एस वुडवर्थ। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1869 में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1962 को हुई थी। ये इनकी फेमस परिभाषा है।
कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में मनोविज्ञान की विधि के स्वरूप को स्वीकारता है। ठीक है, ये वुडवर्थ की फेमस परिभाषा थी, फेमस परिभाषा है। इसके बाद में जॉन बी वॉटसन ये भी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका जो जन्म था वो था 9 जनवरी 1878 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 25 सितंबर 1958 को हुई थी। ठीक है, और व्यवहारवाद के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये इन्होंने 1919 में लिखी थी, और जो दूसरी इनकी पुस्तक है वो है बिहेवियरिज्म, ये इन्होंने 1924 में लिखी थी। ठीक है, और ये इनकी फेमस डेफिनेशन है, तो मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो आइए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो ये हमने अभी पढ़ी थी, ये किसकी रचना है? ये वॉटसन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, तो ये कहाँ पे की गई? सॉरी, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, तो ये पूछा है किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई? ये विलियम वुंट के द्वारा की गई। ठीक है, नेक्स्ट, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? तो ये माना जाता था आत्मा का विज्ञान माना जाता था। ठीक है, और ये मानने वाले कौन कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। ठीक है, अच्छा, शताब्दी पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? तो शताब्दी पूर्व क्या माना जाता था? ये दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। ठीक है, और 1879 में ये क्या दर्शन शास्त्र की शाखा से अलग होकर के एक स्वतंत्र विषय बना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए सबसे पहली परिभाषा दी गई, जो सबसे पहली परिभाषा दी गई वो थी आत्मा का विज्ञान, जो इसके नाम के अकॉर्डिंग दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? विलियम वुंट को माना जाता है, क्योंकि 1879 में सबसे पहले इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, इसीलिए इनको क्या माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ये हुई लैटिन से हुई, और साइकोलॉजी जो शब्द है, यानी जो साइकोलॉजी शब्द है, ये किसका शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये इंग्लिश भाषा का शब्द है, और लेकिन इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा से। अगर इसकी जगह पे क्या, अगर ग्रीक या यूनानी ऑप्शन होता तो हम उसको चूज करते। ठीक है, चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो चेतना का विज्ञान किन ने माना था? विलियम वुंट के द्वारा, जेम्स सली और विलियम जेम्स, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया, क्या माना गया 20वीं शताब्दी में? व्यवहार का विज्ञान माना गया, और तब से अभी तक ये डेफिनेशन चल रही है। क्यों? क्योंकि व्यवहार को देखा जा सकता है, व्यवहार को मापा जा सकता है, इसका निरीक्षण किया जा सकता है, और मेन बात, व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, इस वजह से ये डेफिनेशन प्रेजेंट में भी ये डेफिनेशन चल रही है। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, ये दावा किसका है? ये दावा था वॉटसन का। ठीक है, नेक्स्ट, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं, तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक तो कौन थे? वो वॉटसन। प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? वॉटसन थे, जिन्होंने क्या माना? मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरिज्म पुस्तक के रचयिता, तो बिहेवियरिज्म किसके हैं? वॉटसन। वॉटसन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, ठीक है, 1924 में। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ पे की गई? 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इसके आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।